वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टेक्नीशियन बी टन्नर पोस्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जिसका ऑफलाइन एग्जामिनेशन 20 अगस्त 2023 कंडक्ट हुआ है। और आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। और आज का क्लास में टोटल पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा और पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें बाकी 40 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। और जितना भी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दे के आए हो सभी स्टूडेंट जानते हैं एग्जाम में 2 स्टूडेंट एडवांस तरीका से चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, इसीलिए इसका एग्जाम को कैंसिल किया गया है। लेकिन पेपर जब आपको मिला तो पेपर का सलूशन भी आपको मिलना चाहिए, इसीलिए मैं इस पेपर का सलूशन दे रहा हूं। आपका फिर से नया एग्जाम डेट आएगा, एग्जाम शेड्यूल अलग होगा। जब भी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट आएगा मैं उसका अपडेट यूट्यूब पर मैं अपना चैनल का थ्रू आप लोगों को पहुंचाऊंगा। और आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसरो आईपीआरसी का एग्जामिनेशन 20 सितंबर 2023 और एलपीएससी का एग्जामिनेशन 17 सितंबर 2023 और वीएसएससी का अभी एग्जाम डेट नहीं आया है। वीएसएससी का भी एग्जाम डेट लगभग सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पेपर का डिस्कशन। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। अगर फीटर का साथ टर्नर का कंपेयर करते तो टर्नर पेपर काफी इजी पूछा था। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस अवस्था वेल्डिंग है। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले जस्ट मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, जितना भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपना चैनल का माध्यम से अपडेट जो भी आपका होता है, जॉब अपडेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट का और स्टडी वीडियोस, मॉडल क्वेश्चन पेपर वीडियो में अपना चैनल पर आप लोगों के लिए पोस्ट करते रहता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपको पूछा है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, जनरली वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग इज ए परमानेंट फास्टनर होता है। और ये आपका जो जॉइंट होता है परमानेंट जॉइंट होता है, जिसमें हम लोग 2 मेटल का वेल्ड करके जोड़ते हैं। और वेल्डिंग में क्या होता है 2 बेस मेटल, ये आपका बेस मेटल, ये आपका बेस मेटल, इसको हम लोग पिघला के जोड़ते हैं और इसको हम लोग कहते हैं वेल्डिंग। तो जब हम लोग पिघला के जोड़ते हैं उसको कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग, मतलब हम लोग पिघलाते हैं उसको फ्यूजन कहते हैं, मेल्ट करते हैं दो बेस मेटल को, इसको फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मतलब क्या, इसके लिए बेस मेटल को पिघलाने का कोई जरूरत नहीं होता है, इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता है। मेन चीज समझ लीजिए, इसके लिए बेस मेटल को पिघलाने का जरूरत नहीं होता है, मतलब जिसको आपको जोड़ना है 2 मेटल को कोई भी आपको पिघलाने का जरूरत नहीं होता है और इलेक्ट्रोड का भी जरूरत नहीं होता। और इसमें क्या होता है फ्यूजन वेल्डिंग में आपका कभी इलेक्ट्रोड का जरूरत होता है या नहीं भी होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मतलब वही होता है जो ठोस अवस्था में करते हैं, मतलब 2 बेस मेटल को पिघलाते नहीं और इलेक्ट्रोड भी यूज नहीं करते। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, GTAW, ऑप्शन नंबर बी SMAW, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को पहले भी बताया था 2000 MCQ का क्लास में, तब मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, मैंने आप लोगों को बताया था फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में भी हम लोग 2 पार्ट का जब जोड़ते हैं तो इसके लिए हम लोग बेस मेटल को पिघलाते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कोई फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड का जरूरत नहीं होता, हम लोग दोनों तरफ से प्रेशर देते हैं। तो एक पार्ट आपका घूमता है और एक पार्ट स्थिर है, तो उसका बाद इसमें दोनों का बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, फ्रिक्शन होने के कारण हीट होके ऑटोमेटिकली दोनों जुड़ जाता है, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से प्रेशर देते हैं इसीलिए। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग तब मैंने आप लोगों को समझाया था सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। और एक होता है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग भी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है, इसके लिए कोई फ्लैट रॉड इलेक्ट्रोड का जरूरत नहीं होता और बेस मेटल को पिघलाने का भी जरूरत नहीं होता। इससे और 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक GTAW का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए, गैस टंगस्टेन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और
AW का फुल फॉर्म होता है शिल्डेड, SHIELDD, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का जब बात आया तो इसका बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इट इज ए ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस coalescence at a temperature essentially below the melting point of the base metal। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, जो दो बेस मेटल को आप एक्चुअली जोड़ने जा रहे हैं, इन दोनों बेस मेटल का जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम तापमान पर क्या होता है, हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं। देखिए, इट इज ए ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस that produces coalescence at temperature essentially below the melting point of the base metal being joined। मतलब बेस मेटल जो आपको ज्वाइनिंग करना है उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेल्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मतलब होता है बेस मेटल को हम लोग पिघलाते नहीं है। तो बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से अगर कम टेम्परेचर में अगर हम लोग वेल्डिंग करें, मतलब बेस मेटल पिघलेगा नहीं, मेल्टिंग नहीं होगा। समझ में आ गया। विदाउट द एडिशन ऑफ फिलर मेटल, फिलर मेटल या इलेक्ट्रोड आपको यूज करने का जरूरत नहीं होता। दे आर होमोजेनियस ग्रुप ऑफ वेल्डिंग, मतलब एक ही ग्रुप ऑफ वेल्डिंग होता है। नो हीट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी हीट सोर्सेज का जरूरत नहीं होता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फिलर रॉड यूज करते हैं या इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड को पिघलाने के लिए हम लोग आर्क वेल्डिंग में और एक आप लोग ब्लो पाइप यूज करते हैं ना, जैसे आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोड को पिघलाने के लिए आप क्या करते हैं, आपका ब्लो पाइप रहता है, तो उससे आप इलेक्ट्रोड को पिघलाते हैं। इसीलिए आपको बोल रहा है जो आपको हीट सोर्सेज का कोई जरूरत नहीं होता है। इसमें हीट भी जरूरत होता है, लेकिन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हीट सोर्सेज का जरूरत नहीं होता, जैसे आर्क वेल्डिंग में होता है कि ब्लो पाइप अलग से हीट दे रहा है और इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पिघल रहा है, ऐसा नहीं है। तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को पिघलने के लिए ब्लो पाइप रहता है, लेकिन इसमें जितना हीट आपको जरूरत होता है वेल्डिंग करने के लिए, वो हीट आपका क्या होता है, बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होता है, उतना कम टेम्परेचर में हम लोग हीट करते हैं। और वो हीट कहां से है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो नो हीट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई हीट सोर्सेज का जरूरत नहीं है। प्रेशर में बी अप्लाइड एक्सटर्नली फॉर वेल्डिंग, प्रेशर हम लोग एक्सटर्नली इसमें इस वेल्डिंग के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। और ये क्या क्या मतलब 5 ग्रुप में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग। तो अगर मैं ओनली इसमें से बात करता हूं फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, ये आपका एक बेस मेटल है, ये आपका दूसरा बेस मेटल है। ठीक है, आप सोचिए इसको लेद में आप पकड़ लिए हैं, लेद में पकड़ लिए हैं, तो इसमें आपका हेड स्ट्रोक स्पिंडल में इसको पकड़ लिए, इसको टेल स्ट्रोक स्पिंडल में पकड़ लिए है। तो इसमें क्या होगा, हेड स्ट्रोक स्पिंडल का साथ ये आपका जो रॉड रहेगा या शाफ्ट रहेगा, ये आपका घूमते रहेगा और ये आपका क्या रहेगा सर, टेल स्ट्रोक में इसलिए स्थिर रहेगा। दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, इन 5 प्रोसेस में हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा 100%। ठीक है, तो इसमें आपका रोटेटिंग मोड है और इसमें आपका स्थिर है। तो दोनों को जब हम लोग कांटेक्ट में लाएगा, तो दोनों जब आपका एकदम सामने कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये घूमते रहेगा और ये आपका स्थिर रहेगा। तो दोनों पार्ट अगर घूमते रहता है ना, तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन एक पार्ट स्थिर एक पार्ट अगर घूम रहा है तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी होता है। इधर आपका फ्रिक्शन होता है, इधर से आप लोग दोनों तरफ से प्रेशर भी दे रहा है। इसका कारण क्या होता है, इधर हीट जनरेट होता है, ज्यादा फ्रिक्शन होता है और हीट जनरेट होता है। ये जो आपका हीट होता है, ये आपका बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से बहुत कम हीट ही होता है, इसलिए बेस मेटल इसमें पिघलता नहीं है। और इसका बाद क्या होता है, इधर आपका हीट जब भी जनरेट होता है, प्रेशर देते हैं, ऑटोमेटिकली जब ये रेट कंडीशन में आ जाता है, दोनों चिपक जाता है और ये आपका वेल्ड हो जाता है। तो दोनों सब तब आपका क्या होता है, ऐसे आपका जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए आपको हीट देने के लिए कोई बाहर से आपको हीट सोर्सेस का जरूरत नहीं चाहिए, अलग से हीट प्रोवाइड करने के लिए ब्लो पाइप का जरूरत नहीं। हीट कैसे आ रहा है, आप दोनों तरफ से प्रेशर दे रहे हैं, फ्रिक्शन एक में ज्यादा हो रहा है, ये दोनों में एक घूम रहा है एक स्थिर है, इसलिए आपका ऐसे ही फ्रिक्शन हो रहा है, दोनों में जब कांटेक्ट में आ रहा है और प्रेशर ज्यादा देने का कारण फ्रिक्शन और भी ज्यादा हो रहा है और उस फ्रिक्शन से हीट आ रहा है। ठीक, और उसके बाद उसी हीट से आपका रेट कंडीशन में जब भी आता है तो दोनों मेटल आपका वेल्ड हो जाता है। तो ये आपका होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसके लिए किसी को पिघलाने का जरूरत नहीं होता। एग्जाम्पल आपको 5 मैंने बताया हूं, ये आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इन व्हिच
गेज गो एंड नो गो कम्स इन द सेम एंड, मतलब वो कौन सा गेज है इसमें गो एंड और नो गो एंड एक ही तरफ होते हैं। देखिए किस गेज में गो और नो गो एक ही सिरे पर आते हैं, तो ये आपका गो एंड है, ये आपका नो गो है। ये कौन सा गेज पर होता है, ये आपका होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज में होता है। तो ये प्रोग्रेसिव गेज बोला है, ये आपका सेम वही हो जाएगा क्योंकि प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, रिंग गेज आपका नहीं होता। रिंग गेज आपको गो के लिए और नो गो के लिए दोनों अलग अलग होता है। ये अगर आपका गो के लिए होता है तो नो गो के लिए और एक रिंग गेज आपका अवेलेबल होगा, ये आपका नो गो के लिए होगा। लेकिन प्लग गेज क्या होता है, ऑलवेज अटैच होता है। अगर ये आपका प्लग गेज, ये आपका गो भी है, ठीक है, और ये आपका नो गो है। प्लग गेज में क्या होता है, गो और नो गो एक ही आपका इक्विपमेंट में होता है, लेकिन रिंग गेज में गो और नो गो दोनों अलग अलग होता है। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज में क्या होता है, गो एंड और नो गो एंड दोनों एक ही तरफ होता है। इससे जो आपको मेन क्वेश्चन पूछा जाता है प्लग गेज का, प्लग गेज का गो एंड किसको चेक करता है, मिनिमम लिमिट ऑफ होल को चेक करता है, होल का मिनिमम लिमिट को चेक करता है। और प्लग गेज का नो गो एंड किसको चेक करता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल। ये आपको याद रखना है। तो प्लग गेज के लिए क्या होता है, प्लग गेज के लिए जो गो एंड है वो मिनिमम लिमिट ऑफ होल को चेक करता है, और जो नो गो एंड है वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल को चेक करता है। रिंग गेज के लिए पूरा उल्टा होता है। रिंग गेज का जब बात आएगा तो उसमें आपका जो गो एंड होता है वो आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट को चेक करता है, और जो नो गो एंड होता है वो आपका मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट को चेक करता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो और नो गो एंड हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। देखिए ये आपका प्रोग्रेसिव गेज है, ये आपका गो है, ये आपका नो गो है, ये आपका हैंडल है। ओके, तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, गो और नो गो एंड हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज में ऑलवेज गो एंड इज मेड लॉन्गर देन नो गो एंड, मतलब प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो एंड को ऑलवेज लंबा बनाया जाता है नो गो एंड का तुलना में। ठीक है, तो गो एंड आपका देखिए लंबा है और नो गो क्या है वो आपका छोटा है। इतना आपको समझ में आ गया है। और गेज किस मेटल से बनता है, एलो स्टील से बनता है। ठीक है, गेज बनता है एलो स्टील से। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक पूछा जा रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस टॉपिक से। आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब आप इसरो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या इसरो एग्जाम देने जाने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कवर करना है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस टॉपिक को, और इसको कवर करना काफी इजी है। मैं काफी इजी कर दिया हूं। क्यों? YouTube पर आप जाके सर्च करिए निमी फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। इसमें आपको मोर देन 300 प्लस क्वेश्चन मिलेगा और वीडियो का लेंथ 3.5 घंटा का होगा। फर्स्ट ईयर का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जितना भी मैथ, जितना भी साइंस है, मैं आपको समझा दिया हूँ। कोई भी टॉपिक में आपका दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड ईयर का भी सेम वैसे सर्च कीजिए, सेकेंड ईयर निमी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। वो वीडियो आपका 4.5 घंटे का मिलेगा। उसमें भी शायद लगभग 250 से 300 क्वेश्चन है, इसमें भी मैं सॉल्यूशन दिया हूं। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसरो में जितना भी आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब आपको निमी क्वेश्चन बैंक से या निमी बुक से पूछा जाता है। इसलिए दोनों वीडियो में आपको यूट्यूब पर बहुत दिन पहले पोस्ट कर चुका हूं, तो आप दोनों वीडियो को एटलीस्ट देख के इसरो का एग्जाम देने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 मीटर क्यूब
व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। हिंदी में आप पढ़िए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु का आयतन 2 मीटर क्यूब है। इसमें बोला है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपका दबाव या दब आपका सेम रहेगा, तब 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होगा। तो इसमें देखिए किसी ईआर का बात कर रहे हैं, किसी वायु का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वायु का जब बात कर रहे हैं, इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें जब आपको कंडीशन में दिया वॉल्यूम ऑफ एयर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 मीटर क्यूब, इसमें जो प्रेशर है आपका, इसमें भी प्रेशर आपका सेम है, इसीलिए आपको बोले प्रेशर कांस्टेंट है। तो आपको कैसे करना है, आपको ऐसे लिखना है, एज पर आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। इसमें P1 मतलब क्या होता है, P1 मतलब होता है, या P मतलब होता है प्रेशर, V मतलब होता है वॉल्यूम, T मतलब होता है टेम्परेचर, ओके। और 1 मतलब है, ये आपका पहला केस का बात कर रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 2 मीटर क्यूब, ये आपका पहला केस है, सब 1 है, P1 V1 T1 इसका बात कर रहे हैं। और जब आपको बोला 327 डिग्री सेंटीग्रेड में कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम कितना होगा, ये आपका P2 V2 T2 का बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको बोला कांस्टेंट प्रेशर, मतलब पहले जितना प्रेशर था, पहले अगर 1 था प्रेशर, तो अभी भी 1 है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों को आप 1 1 लिख के अब डायरेक्टली इसमें ऐसे लिखिए, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, ओके। इसमें जो आपको टेम्परेचर दिया है, ये आपको सेंटीग्रेड में दिया है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं आपको T1 निकालना है, तो T1 आप कैसे निकाल सकते हैं, T1 मतलब टेम्परेचर, आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको करना है 273 प्लस 27 डिग्री, तो टोटल आपका आ जाएगा 300 के आ जाएगा, ओके। और T2 आपका क्या आ जाएगा, टेम्परेचर 2 आपका आ जाएगा। इसमें देखिए टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको जब आपको केल्विन में करना पड़ेगा, तो 373 प्लस 327, तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 600, सॉरी ये आपका 273 है, 273 प्लस 227, तो आपका टोटल आ जाएगा 600, ठीक है। क्योंकि जब आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 273 प्लस सेंटीग्रेड का रीडिंग हो जाएगा। इसमें देखिए 273 आपको लिखना है, प्लस सेंटीग्रेड का जो 327 है उसको जोड़ के आपका आ जाएगा 600 के। तो इसका बाद आप पुट कर सकते हैं, V1 वॉल्यूम आपका क्या था, 2 मीटर क्यूब था, ठीक है। नीचे आप लिख लीजिए T1 आपका क्या आया, 300 आया है। V2 आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको निकालना है, तो V2 आपको वैसे रहने देना है, और T2 आपका आ गया 600 के आ गया है, ठीक है। ये आपका 2 मीटर क्यूब है, ये आपका के आ गया है, ठीक है। तो V2 आप क्या कर सकते हो, V2 आप ऐसे लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख लीजिए 2 मीटर क्यूब इंटू 600 के डिवाइड बाई 300 के, तो ये आपका हो जाएगा के कट जाएगा, और इसको जब आप काटते तो 2 आ जाएगा, तो आपका 4 मीटर क्यूब आ गया। तो इसमें देखिए कांस्टेंट प्रेशर में 327 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो उसी वायु का वॉल्यूम हो जाएगा 4 मीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपन T2, ये आपको याद रखना है, इसी से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी आपको ऐसा भी बोला जा सकता है, इसमें आपको प्रेशर दिया गया है और आपको बोला जा सकता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया है और बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर को आपको क्या करना है, इसमें से T1 और T1 1 लिख के दोनों को हटा देना है, क्योंकि दोनों आपका इक्वल है। उसका बाद आपको निकाल लेना है, इसमें आपको क्या है, प्रेशर अगर दिया रहेगा तो आप वॉल्यूम उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला यही आपका है, P1 V1 अपन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपन T2। क्वेश्चन नंबर 4,
What is the largest length of a rod that can be placed inside a cube if the side of the cube is A? तो किसी भी घन की भुजा A हो तो इस घन के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ की सबसे अधिक लंबाई क्या है? तो किसी क्यूब है, किसी घन है, किसी आपका ऐसा घन है, ठीक है, इसका जो साइड दिया है ये आपका A दिया है। इसमें इस घन में अगर किसी रॉड को प्लेस करना है, किसी रॉड को जब प्लेस करना है तो अगर आप लोग ऐसे रखते हैं रॉड को तो आपका क्या होगा, वो भी आपका सब साइड, तो घन में क्या होता है, क्यूब में आपका सब साइड, ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो जहां पर भी आप रखिए, ऐसे भी करके रखिए किसी रॉड को तो आपका ए ही होगा, अगर उसको आप लोग ऐसे करके रखते हैं तो भी ए होगा। लेकिन हम लोग मैक्सिमम कितना लेंथ का रॉड इसमें प्लेस कर सकते हैं, तो आप देखिए सब में ए आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका अगर डायगोनल बराबर रखते हैं, उसका कर्ण बराबर अगर रखते हैं तो उसमें क्या होगा, ज्यादा लेंथ वाला, अगर आप देखिए इससे इतना जितना डिस्टेंस होगा, इतना जो डिस्टेंस होगा ये आपका ए होगा। अगर आप लोग डायगोनल बराबर रखते हैं, अगर आप लोग एक कर्ण बराबर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, या अगर आप लोग ऐसे रखते हैं तो देखिए उसमें रॉड का लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब इतना मैक्सिमम डायमीटर का, सॉरी इतना मैक्सिमम लेंथ का रॉड आप इसमें रख सकते हैं, इस घन में रख सकते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायगोनल का फॉर्मूला तो √3 इंटू ए, मतलब साइड ऑफ क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, formula to calculate the value of set over using a tail stalk set over method to turn taper from diameter d to diameter small d to a certain length L of a job. Total length of the job is L. तो इसमें आपको जस्ट पूछा जा रहा है टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड से जब आप टेपर करते हैं, जब आप टेपर टर्निंग करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है। तो सेट ओवर, वैल्यू ऑफ सेट ओवर ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी मतलब बिग डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ टेपर। लेंथ ऑफ टेपर क्या है, लेंथ ऑफ टेपर एल है, इंटू टोटल लेंथ ऑफ द जॉब आपको लिखना है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाय 2 इंटू एल और इंटू कैपिटल एल। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये बोला है कि डी माइनस डी इंटू एल अपन 2l, तो ये तो सेम इसका जैसे हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टाइप ऑफ स्पार्क एमिट्स फ्रॉम मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील से किस प्रकार की चिंगारी निकालती है। तो देखो इसमें मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, इन 4 टाइप ऑफ स्टील से जब भी हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो किस टाइप ऑफ स्पार्क आता है। तो इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपको मीडियम कार्बन स्टील पूछा, बाकी का भी आपको जानना चाहिए, तब तो आपका 4 ऑप्शन ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको क्लियर कर देते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लो कार्बन स्टील मतलब माइल्ड स्टील, ठीक है। स्पार्क किस टाइप में होगा, स्ट्रीम ऑफ येलो व्हाइट स्पार्क्स वेरिंग इन लेंथ स्लाइटली फियरी, ठीक है। तो इसका स्पार्क कैसा होगा, स्ट्रीम ऑफ येलो व्हाइट स्पार्क इसमें होगा। ओके, सेकंड देखिए मीडियम कार्बन स्टील जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा येलो स्पार्क शॉर्टर देन दोज ऑफ लो कार्बन स्टील। मतलब देखिए इसमें जो आपका लो कार्बन स्टील का स्पार्क था वो आपका
स्पार्क वेरिंग इन लेंथ स्लाइटली फियरिंग, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है मीडियम कार्बन स्टील का जो स्पार्क का लेंथ होता है लो कार्बन स्टील का स्पार्क का लेंथ से शॉर्टर होता है और फाइनर और मोर फीदरी होता है। ओके, थर्ड आप पढ़ लीजिए। हाई कार्बन स्टील के लिए कैसा होता है? स्पार्क लेस, ब्राइट, स्टार्टिंग नियर ग्राइंडिंग व्हील एंड मोर फीदरी एंड सेकेंडरी ब्रांचिंग। चौथा, हाई स्पीड स्टील के लिए कैसा होता है? फेंट, रेड स्टिक एंडिंग इन फोर्क, ठीक है। तो हाई स्पीड स्टील के लिए कैसा होता है? रेड स्टिक इन द फोर्क होता है। ये आपको चार क्लियर हो गया। तो टोटल आप देखिए चार स्टील का जब हम लोग ग्राइंडिंग करते किस टाइप ऑफ स्पार्क निकालते हैं, तो आपको इमेज दिया है। इमेज आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये जो नोट्स है आपको याद रखना है। तो आपको पूछा है मीडियम कार्बन स्टील, तो आपका हो जाएगा योलो स्पार्क और ये आपका हो जाएगा शॉर्टर इन लेंथ। ओके, और मोर फीदरी। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टर योलो स्पार्क, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया कि जो लो कार्बन स्टील का स्पार्क का लेंथ होता है उससे शॉर्टर होता है और योलो स्पार्क होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मीडियम कार्बन स्टील के लिए। फेंट रेड स्टिक कौन सा स्टील के लिए हो जाएगा? हाई स्पीड स्टील के लिए हो जाएगा। फेदरी व्हाइट ब्रांचिंग, तो ये आपका हो जाएगा हाई कार्बन स्टील के लिए, ऐसा स्पार्क होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है स्ट्रीम ऑफ येलो व्हाइट स्पार्क, तो येलो व्हाइट स्पार्क का स्ट्रीम किस में होता है? लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में होता है। ओके, क्लियर हो गया चार ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कलर ऑफ टिन मेटल इज। तो टिन मेटल का कलर किस टाइप होता है? रेड, येलो, डल व्हाइट या सिल्वरी व्हाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वरी व्हाइट। तो देखो मेटल का क्या कलर होता है, इससे बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूं। आप देखिए इसमें आपको कलर मिल जाएगा, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस चार्ट को। कॉपर के लिए डिस्टिंक्टिव रेड कलर का होता है, एल्यूमिनियम डल व्हाइट, लीड के लिए ब्लूइश ग्रे कलर होता है, टिन के लिए सिल्वर व्हाइट या विथ ए स्लाइटली येलोइश टिनेज, ब्रास फ्री कटिंग ब्रास के लिए डिस्टिंक्टिव येलो कलर होता है, ब्रोंज के लिए कलर बिटवीन कॉपर एंड ब्रास, मतलब कॉपर और ब्रास का बीच में जो कलर होता है वैसा, ठीक है। तो इसमें से मेन आपको जो पूछा जाता है एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन का पूछा जाता है। तो टिन का सिल्वरी व्हाइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच टेप इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग द थ्रेड। कौन सा टेप थ्रेड का मतलब चूड़ी का फिनिशिंग करने के लिए यूज होता है? कैपा टेप या फास्ट टेप, सेकेंड टेप या इंटरमीडिएट टेप, प्लाग टेप या बॉटमिंग टेप। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट टेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाग टेप या बॉटमिंग टेप, ठीक है। तो इसमें जो आपका चैम्फर एंगल होता है ये आपका 4 डिग्री होता है, ये आपका 10 डिग्री होता है, ये आपका 20 डिग्री होता है। ये आपका चैम्फर जो फ्रंट पोर्शन जो एंगल होता है 4 डिग्री फर्स्ट टेप के लिए, सेकेंड टेप के लिए 10 डिग्री और थर्ड टेप के लिए 20 डिग्री होता है। ओके, और ये बनता है हाई स्पीड स्टील से और इससे हम लोग इंटरनल थ्रेड को कटिंग करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, डेप्थ ऑफ इंटरनल थ्रेड इज। इंटरनल थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6134 इंटू पिच, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, लेथ बेड इज मेड ऑफ। लेथ बेड जो हेवी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी वो ले सकते हैं, तो किस धातु से बनता है? ग्रे कास्ट आयरन से बनते हैं। तो हमें देख लेना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन। ओके, और कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आपको राइट आंसर करके आना है कि इट कैन रेजिस्ट मोर compressive strength और damping capacity
इज वेरी हाई। अभी कुछ जगह में आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात नहीं दे रहा है, उसमें आपको ओनली दिया जा रहा है कि एक कास्ट आयरन से बनाया जाता है, इसका डैम्पिंग कैपेसिटी हाई होता है इसीलिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड पॉइंट है ये आपको राइट आंसर करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड इज। एक्मी धागे का नथ कोण कितना डिग्री है? तो एक्मी थ्रेड का जो एंगल होता है वो आपका 29 डिग्री होता है ब्रिटिश में, मेट्रिक में होता है 30 डिग्री। जनरली अगर 30 डिग्री 29 डिग्री दोनों ऑप्शन में रहेगा तो 29 डिग्री करके आना, क्योंकि एक्मी थ्रेड के हम लोग ब्रिटिश का वैल्यू ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो 29 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। और एक्मी थ्रेड एक टाइप ऑफ ट्रेपेजोइडल थ्रेड होता है। ट्रेपेजोइडल इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड, और ये पावर ट्रांसमिशन का टाइम क्विक एंगेजमेंट और डिसएंगेज करने के लिए यूज होता है। और लेद मशीन का जो स्क्रू कटने का टाइम, थ्रेड कटने का टाइम, जो आपका लीड स्क्रू होता है, लीड मशीन में जो लीड स्क्रू यूज होता है थ्रेड कटिंग करने के लिए लीड मशीन पर, तो उसका जो लीड स्क्रू है उसमें एक्मे थ्रेड होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द पिच ऑफ ए 3 स्टार इज द लीड डिवाइडेड बाय। तो इसमें देखिए, जब 3 स्टार थ्रेड है उसमें पिच जब निकालना है तो आपको लीड को किससे डिवाइड करना है? तो आप लोग जानते हैं जो मेन फॉर्मूला होता है, लीड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्टार्स इनटू पिच। ठीक है, तो पिच आपको इधर निकालना पड़ेगा। तो पिच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका हो जाएगा लीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो इसमें देखिए लीड आपको दिया है, आपको लीड लिखना है, और नंबर ऑफ स्टार्ट इसमें क्या दिया है? 3 स्टार्ट दिया है। मतलब लीड को किससे डिवाइड करना है? आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिजन कंपोनेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है या जो भी आपका प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपोनेंट होता है, वो सब जगह में कौन सा थ्रेड यूज होता है? ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, मतलब BA थ्रेड, विथवर्थ स्क्रू थ्रेड, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BA थ्रेड, मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड स्मॉल प्रिसिजन जो भी कंपोनेंट होता है वहां पर यूज होता है जहां पे आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, इसका बाद इलेक्ट्रिकल जब वर्क्स होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में भी यूज होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ओके, BA थ्रेड का एंगल कितना होता है? 47.5 होता है, या आप बोल सकते हैं 47.5 डिग्री होता है। इसका डेजिग्नेशन हम लोग कैसे करते हैं? BA थ्रेड का डेजिग्नेशन, BA थ्रेड का डेजिग्नेशन करते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स से। ओके, इसका पिच का फॉर्मूला इसका डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.6 इंटू पिच। ये सब चीज आपको याद रखना है इसका बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दैट डज नॉट नीड ए डेटम फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। वो ज्यामितीय सहिष्णुता है जिसके विनिर्देशन के लिए किसी डेटम का आवश्यकता नहीं होती है। तो मैक्सिमम जगह में इसका राइट आंसर दिया रहता है कॉन्सेंट्रिसिटी, बट ये गलत हो जाएगा। आपको करके आना है फ्लैटनेस। ठीक है, तो फ्लैटनेस के लिए किसी भी डेटम का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो जियोमेट्रिक टॉलरेंस, इससे क्वेश्चन आपको इसरो में 100% जितना भी इसरो में एग्जाम होगा इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये जो चार्ट में आपको दिखा रहा हूं इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए टोटल कितना क्लास है? टोटल इसमें 5 क्लास है, 1 2 3 4 5। जियोमेट्रिक टॉलरेंस का पहला है फॉर्म क्लास, सेकेंड प्रोफाइल, तीसरा
ओरिएंटेशन या आप बोल सकते हैं एटीट्यूड, ATTITUD, एटीट्यूड ग्रुप। चौथा लोकेशन और फिफ्थ नंबर रन आउट। देखिए सबसे पहला ग्रुप फॉर्म ग्रुप है। तो फॉर्म जियोमेट्रिकल टॉलरेंस ग्रुप में क्या क्या आ रहा है टाइप देखिए, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलिंड्रिसिटी। इसका सिंबल आपको याद रखना है। ये चार्ट से आपको क्वेश्चन आने वाला, जैसे आईपीआरसी का एग्जाम है, हाँ जैसे आपका एलपीएससी, एचडीएससी का एग्जाम आपका होगा, सैक का जब एग्जाम होगा तो इससे एक क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। स्ट्रेटनेस का सिंबल होता है ऐसे स्ट्रेट, फ्लैटनेस का सिंबल होता है ऐसा, सर्कुलरिटी का सिंबल ऐसा होता है, सिलिंड्रिसिटी का सिंबल ऐसा होता है। इसमें देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लैटनेस को इंडिकेशन करने के लिए कोई भी डेटम सरफेस या रेफरेंस प्लेन का जरूरत नहीं होता है। आपको लिखा है नॉट अ डेटम प्लेन, कोई जरूरत नहीं होता है। सेकेंड ग्रुप आप देखिए प्रोफाइल, इसके लिए आपका आता है लाइन और सरफेस। सरफेस के लिए भी कोई डेटम प्लेन का जरूरत नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में सरफेस नहीं था। ओरिएंटेशन को हम लोग एटीट्यूड ग्रुप कहते हैं। इसके लिए आता है एंगुलरिटी, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी, या इसको कभी कभी स्क्वायरनेस भी लिखा रहता है, स्क्वायरनेस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लोकेशन में आता है आपका पोजीशन। पोजीशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रिसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सौकेंद्रिकता, सिमेट्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं। रन आउट सर्कुलर आपका ऐसे एरो होता है, और टोटल के लिए आप देखिए ऐसा आपको एरो मिलता है। ठीक है, ये चार्ट आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अदरवाइज इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15th नंबर क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ ए बैक रेक एंगल ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या लेद कटिंग टूल का जो बैक रेक एंगल, जिसको हम लोग टॉप रेक एंगल या फ्रंट रेक एंगल कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कटिंग टूल में देने का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिमूव चिप अवे फ्रॉम द वर्कपीस। वर्कपीस से चिप को दूर निकालने के लिए या निकाल के दूर लेके जाने के लिए ये आपका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरा हिसाब से डी नहीं होगा, क्योंकि देखिए टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस एज द टूल एंटर्स इनटू द वर्क मटेरियल, तो इसके लिए तो एक्चुअली बैक रेक एंगल यूज नहीं होता है। टू अवॉइड ड्राइविंग ऑफ वर्कपीस अगेंस्ट द टूल इन ए लेटरल डायरेक्शन, तो इसके लिए आपका क्लियरेंस एंगल होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एन एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग द पिच डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड है, आपका थ्रेड कैसा होता है? आपका थ्रेड ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें जो आपका सबसे बाहर वाला डायमीटर होता है, जो सबसे बाहर वाला आपका डायमीटर, ये डायमीटर आपका होता है मेजर डायमीटर। ये जो अंदर वाला जो आपका डायमीटर होता है, ये आपका होता है माइनर डायमीटर। और मेजर और माइनर, तो देखिए इसका जो बीच में और एक हो रहा है, इसका बीच में जो हो रहा है, इसका बीच में से अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसका बीच में अगर इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये जो आपका डायमीटर होता है इसको पिच डायमीटर कहते हैं या इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं। ये हम लोग का एक इमेजिनरी डायमीटर है, इमेजिनरी डाया है। ठीक है, हम लोग अगर देखिए ये आपका मेजर डाया और माइनर डाया का बीच में अगर दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो जो आपका डायमीटर आता है वो आपका इमेजिनरी डायमीटर, आपका पिच डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर। इसको हम लोग कैसे एक एक्यूरेट मेथड से मेजर कर सकते हैं? इसका 3 प्रोसेस होता है। एक आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, सेकेंड होता है आपका 3 वायर मेथड, और थर्ड होता है
सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वायर, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वायर, 3 वायर मेथड और स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा दिया है, 3 वायर मेथड दिया है, पिच गेज, प्रिसिशन रोलर और रीडिंग गेज। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 3 वायर मेथड से हम लोग किसी भी एक्सटर्नल बाहरी चूड़ी का पिच डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। कार्बोनाइजिंग एक प्रोसेस होता है। तो आप सभी स्टूडेंट सरफेस हार्डनिंग चैप्टर पढ़े हैं। सरफेस हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है जो लो कार्बन स्टील से बने होते हैं, मतलब माइल्ड स्टील से बने होते हैं। और माइल्ड स्टील से बने होते हैं, अगर किसी भी उसको हम लोग गेज या इक्विपमेंट बनाने जाते हैं तो वो क्या होता है, माइल्ड स्टील से या लो कार्बन स्टील से बने होते हैं। इसीलिए सोचिए उससे हम लोग गेज बना रहे हैं, ठीक है। तो माइल्ड स्टील से अगर गेज बनाते हैं तो गेज हम लोग क्या करते हैं, प्लग गेज हम लोग बना रहे हैं। सोचिए तो किसी भी वर्कपीस के अंदर क्या करेंगे, प्लग गेज को बार बार डालेंगे निकालेंगे, बार बार डालेंगे निकालेंगे। इसमें क्या होता है, ये नरम धातु होता है। प्लग गेज माइल्ड स्टील से बने, माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज कम होता है, इसीलिए ये आपका नरम धातु है। तो जब भी आप वर्कपीस के अंदर डालेंगे निकालेंगे तो हर बार तो आपका साइज सेम नहीं होगा। वो चेक करने के लिए तो आप अंदर घुसाते निकालते, कभी टाइट होगा कभी ढीला होगा। तो इससे क्या होता है, नरम धातु से बना होता है गेज, इसीलिए इससे ये धीरे धीरे घिस जाता है, ये धीरे धीरे खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसको घिसने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको माइल्ड स्टील से बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका सरफेस को हार्ड बना देते, उसका सतह को सिर्फ हार्ड बना देते, बाकी अंदर पोर्शन जैसा नाम था वैसे रहने देते। सरफेस अगर हार्ड हो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्कपीस जो आपका छोटा उसके अंदर ही डाल सकते हैं, जितना हो सके टाइट करके घिस के हम लोग डाल सकते निकाल सकते, जैसे हम लोग टाइट करके निकाल सकते डाल सकते। तो उससे क्या होगा, उसका सरफेस तो हार्ड है, और हार्ड सरफेस होने का कारण जब भी आप लोग वर्कपीस के अंदर गेज को डालेंगे निकालेंगे उसमें उसके लिए गेज घिसता नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कंपोनेंट है बहुत ही नरम धातु से बनता है उसका सरफेस को हार्ड बना देते हैं, बाकी अंदर में जैसे नरम रहता है वैसे रह जाता है। तो सरफेस हार्डनिंग इसको कहते हैं। सरफेस हार्डनिंग का 4 प्रोसेस होता है। एक होता है आपका केस हार्डनिंग, सेकंड होता है नाइट हार्डनिंग, तीसरा होता है फ्लेम हार्डनिंग और चौथा होता है इंडक्शन हार्डनिंग। और जो सबसे पहला प्रोसेस होता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग का 2 प्रोसेस होता है, एक होता है कार्बोनाइजिंग और सेकंड होता है हीट ट्रीटमेंट। केस हार्डनिंग का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है कार्बोनाइजिंग, उसमें क्या करते हैं, जो आपका लो कार्बन स्टील का बात मैंने किया, इसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 0.15 से 0.3% का कार्बन होता है, ओके। तो इसमें देखिए 0.15% काफी कम परसेंटेज है कार्बन परसेंटेज। इससे हम लोग कार्बन परसेंटेज सबसे पहले क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कार्बोनाइजिंग करते हैं, मतलब इसमें कार्बन ऐड करते हैं। तो इसमें आपका ये कार्बन परसेंटेज है, कार्बन हम लोग ऐड करते हैं, कितना करते हैं, 0.9% तक कार्बन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक किसी कंपोनेंट है वो अगर माइल्ड स्टील से बने हैं, ठीक है, उसका कार्बन परसेंटेज 0.15%, तो उसको हम लोग कितना करते हैं, 0.95% तक कार्बन करते हैं, मतलब उसमें हम लोग कार्बन ऐड करते हैं। और इसमें कार्बोनाइजिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब कार्बोनाइजिंग कर रहे हैं, उसमें कार्बन हम लोग दे रहे हैं। तो आपका 0.9% का कार्बन हो जाएगा। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट करके हम लोग उसका सरफेस को हार्ड बना सकते हैं। और ये जो कार्बन हम लोग ऐड करते हैं वो आप इसका सिर्फ सरफेस में ऐड करते हैं, अंदर तक नहीं करते, सिर्फ सरफेस में ऐड करते हैं। और कार्बन जहां पर होता है, कार्बन जहां पर ही रहेगा उधर वो हार्ड होगा। कार्बन परसेंटेज इसमें कम है, इसलिए तो माइल्ड स्टील नरम होता है। कार्बन परसेंटेज जब भी 0.9% कर दे, मतलब क्या, कार्बन बढ़ के मतलब हीट ट्रीटमेंट करने के बाद ये हार्ड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 0.95% तक कार्बन उसमें डालते हैं उसका सरफेस में। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कार्बोनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये किसका प्रोसेस होता है, केस हार्डनिंग का एक प्रोसेस होता है। कार्बोनाइजिंग का नेक्स्ट प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट। 18 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, 90 डिग्री कोरस्पॉन्ड टू डैश रेडियन। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन का सिंबल होता है सी, ठीक है। इसमें आपको 90 डिग्री पूछा है, तो 1 इज इक्वल टू कितना, जो पाई बाय 180, और 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटू 90। तो आपका जब काटा कटेगा तो पाई बाय 2 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द टूल यूज्ड टू विथड्रॉ ए ड्रिल फ्रॉम इट्स स्लीव इज कॉल्ड। आप लोग जानते हैं बैंक में हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और विथड्रॉ करते हैं। विथड्रॉ मतलब क्या होता है, निकलना, पैसा हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें बोला है हम लोग
स्लीव से जब ड्रिल को निकालते हैं इसके लिए कौन सा टूल का उपयोग करते हैं? जो आपका स्लीव होता है, स्लीव से जो आपका टेपर्ड सैंक ड्रिल होता है, ये आपका स्लीव है, ये आपका टेपर्ड सैंक ड्रिल है। तो स्लीव से ड्रिल को निकालने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट। एक वेज शेप का एक टूल होता है, इस शेप का एक टूल होता है, ठीक है, गान शेप का। और स्लीव हम लोग कब यूज करते हैं और सॉकेट कब यूज करते हैं, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले स्लीव का बात कर लेते हैं। जब ड्रिल का डायमीटर मशीन स्पिंडल का डायमीटर से कम होता है, सुन लीजिए, जब ड्रिल का डायमीटर मशीन स्पिंडल का डायमीटर से कम होता है तब हम लोग यूज करते हैं स्लीव। तो सोचो मशीन स्पिंडल का इतना डायमीटर है और ड्रिल का डायमीटर इतना, मतलब मशीन स्पिंडल का डायमीटर से ड्रिल का डायमीटर छोटा है, इसीलिए ये तो आपको मशीन स्पिंडल में जाकर फिट नहीं होगा, इसीलिए बीच में हम लोग एक मीडियम यूज करते हैं, इसको कहते हैं स्लीव। सेम उसका उल्टा होता है सॉकेट। सॉकेट के लिए आपका क्या होता है? जब ड्रिल का डायमीटर मशीन स्पिंडल का डायमीटर से बड़ा होता है। सोचो ये आपका मशीन स्पिंडल का डायमीटर है और ड्रिल का डायमीटर ऐसा है, तो ये तो आपका जाकर मशीन स्पिंडल में फिट नहीं होगा, इसलिए हम लोग बीच में और एक मीडियम यूज करते हैं, या आप बोल सकते हैं एक डिवाइस यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं सॉकेट। तो सॉकेट के माध्यम से क्या होता है, ड्रिल बड़ा था मशीन स्पिंडल से, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मशीन स्पिंडल पर पकड़ा सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आपको एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? आप लोग एक फॉर्मूला तो पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए a इधर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √7 और b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √5। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपको क्या कर लेना है, a का जगह आपका √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब भी आपका रहेगा, रूट आपका हट जाएगा, ओनली 7 निकल जाएगा, इसमें 5 निकल जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, जस्ट एक फॉर्मूला में दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। Which among the following material shall be turned at the lowest cutting speed? सोचो तुम ड्रिल से किसी धातु को काट रहे हो, ठीक है, ड्रिल से किसी धातु का मैशनिंग कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा धातु का लोएस्ट कटिंग स्पीड होगा? लोएस्ट कटिंग स्पीड कब होता है? जब वो हार्ड होता है। हार्ड है और ड्रिल से अगर उतना ही तेज में कटने जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। जो हार्ड है उसको कटने के लिए कटिंग स्पीड कम रखते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा हार्ड कौन है? ब्रास, माइल्ड स्टील, ग्रे कास्ट आयरन या एलो स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एलो स्टील का जब हम लोग मैशनिंग करते हैं ड्रिल से, तो इसके लिए हमें जो कटिंग स्पीड होगा, कटने का गति होगा, वो कम रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एक चार्ट में आपको दिखा देता हूं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, इससे आपको पता चल जाएगा इसका मेन फैक्ट, ठीक है। वेट, देखते हैं चार्ट को मैंने ऐड किया कि नहीं। हाँ, चार्ट को मैंने ऐड किया। देखिए, रिकमेंडेड कटिंग स्पीड मटेरियल बीइंग ड्रिल्ड HSS टूल, ठीक है, मतलब आप किसे ड्रिलिंग कर रहे हैं, HSS हाई स्पीड स्टील से आप ड्रिलिंग कर रहे हैं। कटिंग स्पीड आपका क्या होगा? नरम धातु है, इसीलिए इसका कटिंग स्पीड 70 से 100 मीटर पर मिनट होगा। कटिंग स्पीड आपका यूनिट मीटर पर मिनट होगा। ब्रास उससे कम सॉफ्ट है, इसीलिए इसका 35 से 25। ब्रोंज फॉस्फोर के लिए 20 to 35। कास्ट आयरन ग्रे के लिए इसका कटिंग स्पीड होता है 25 से 40। कॉपर सॉफ्ट होता है इसलिए 35 से 45। स्टील मीडियम कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील के लिए 20 से 30। देखिए लास्ट में क्या दिया, हाई टेंसाइल स्टील या एलो स्टील, इसके लिए कितना हो रहा है? ओनली 5 से 8 मीटर पर मिनट। मतलब इसमें देखिए इन सब पूरा चार्ट में से, और एक बार देख लीजिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लो स्पीड ड्यू टू एब्रेसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसका भी होता है 20 से 30, लेकिन इस चार्ट में से सबसे कम कटिंग स्पीड किसका हो रहा है? एलो स्टील या हाई टेंसाइल स्टील, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए इसका 5 से 8 मीटर पर मिनट इसका कटिंग स्पीड होता है जब हम लोग ड्रिल से हाई स्पीड स्टील ड्रिल से ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। मैक्सिमम बार एग्जाम में आपको कास्ट आयरन का पूछा जाता है। ड्रिल से जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, कास्ट आयरन का कटिंग स्पीड कितना होता है? 25 से 40। और माइल्ड स्टील का आपको पूछा जाता है
और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को तो 70 से 100 और माइल्ड स्टील के लिए आपका होता है 20 से 30, ये आपको याद रखना है। कॉपर भी आपको याद रखना है 35 से 45। तो आपको चार्ट पूरा याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द थ्रेड एंगल फॉर एनपीटी थ्रेड। एनपीटी थ्रेड मतलब है, आप लोग जानते हैं एक आपका होता है पाइप थ्रेड, ठीक है। पाइप थ्रेड जो आपका होता है जिसका एंगल होता है 55 डिग्री, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। ये आपका होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड में, ठीक है। और ये जो आपका नेशनल पाइप थ्रेड, नेशनल पाइप थ्रेड, वेट, नेशनल पाइप थ्रेड, ठीक है। इसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड में एंगल होता है 55 डिग्री और अमेरिकन स्टैंडर्ड में एनपीटी थ्रेड का, नेशनल पाइप थ्रेड के एंगल होता है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्टील शाफ्ट ऑफ 20 मिलीमीटर डायमीटर इज टर्न्ड एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 40 मीटर पर मिनट, द आरपीएम ऑफ द शाफ्ट इज। तो इसमें आपको आरपीएम निकालना पड़ेगा। देखिए स्टील शाफ्ट का डायमीटर कितना दिया है 20 मिलीमीटर दिया है और कटिंग स्पीड 40 मीटर पर मिनट दिया है। तो आप ऐसे डायमीटर लिख सकते हैं, डायमीटर 20 मिलीमीटर, कटिंग स्पीड CS आपका 40 मीटर पर मिनट। आपको निकालना है आरपीएम, मतलब आपको एन निकालना है, एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, मेन फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन अपन 1000। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कटिंग स्पीड इनटू 1000 डिवाइड बाय पाई डी, ठीक है। तो कटिंग स्पीड आपका कितना दिया है, कटिंग स्पीड आपका 40 दिया है, आपका हो जाएगा 1000, नीचे आपका हो जाएगा पाई और डी का जगह आपका हो जाएगा 20। तो इससे आपका क्या कट जाएगा, इससे आपका कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2000, तो 2000 डिवाइड बाय पाई आपका हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन अपन 1000, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हम लोग 1000 से कहे डिवाइड कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये हमारा डायमीटर किसमें है, मिलीमीटर में है, ठीक है। लेकिन हम लोग कटिंग स्पीड किस यूनिट में निकालता है, कटिंग स्पीड हम लोग निकालते हैं, आप देखिए इसका यूनिट मीटर पर मिनट, ठीक है। तो मिलीमीटर से जब मीटर करते हैं तो हम लोग कितने से डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर हम लोग 1000 से डिवाइड नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड आपका आ जाएगा मिलीमीटर पर मिनट में आएगा। लेकिन हम लोग को कटिंग स्पीड का यूनिट मालूम है मीटर पर मिनट, तो मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टाइटेनियम कार्बाइड TiC और टाइटेनियम नाइट्राइड आर एग्जाम्पल ऑफ। ये दोनों किसका उदाहरण है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरामिक कटिंग टूल का एक उदाहरण है, ओके। तो इससे भी डिटेल में थोड़ा सा एक बार आप लोग जान लीजिए। वेट, जो चीज मैंने आप लोगों को बता रहा था प्रोग्रेसिव प्लग गेज, देखिए इस प्लग गेज के गो तथा नो गो एक ही तरफ या एक ही सिर पर बने होते हैं। गो सिरा आगे और उसके पीछे नो गो सिरा होते हैं, ये आपका गो, इसकी आपका नो गो होता है। और गो सिरा मिनिमम परमिसिबल डायमेंशन, मतलब गो एंड मिनिमम लिमिट को चेक करता है और नो गो एंड आपका मैक्सिमम परमिसिबल डायमेंशन मतलब मैक्सिमम लिमिट को चेक करता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसको देख लीजिए, वेरियस जो कटिंग टूल मटेरियल होता है, जो हम लोग लेंथ के लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं, इसका मटेरियल 3 चीज से बने होते हैं। फेरस मटेरियल मतलब जिसमें आयरन मौजूद होता है, हाई कार्बन स्टील से भी बने होता है, हाई स्पीड स्टील से भी बने होते हैं। सेकेंड, नॉन फेरस टूल मटेरियल मतलब जिसमें आयरन नहीं रहता है। तो
तो नॉन फेरस में देखिए स्टेलाइट होता है, सीमेंटेड कार्बाइड टूल मेटेरियल होता है। और नॉन मेटालिक मतलब जो बिल्कुल भी मेटल नहीं होता है उसमें आता है आपका सिरामिक और डायमंड, ठीक है। और एक बार आप लोग जान लीजिए हाई स्पीड स्टील में 18:4:1 रेशियो में क्या रहता है, 18 में टंगस्टन, 4 में क्रोमियम और 1% में वेनेडियम रहता है। और इसमें से 2 to 4% कोबाल्ट रहता है और 0.7% कार्बन रहता है। इसको बताने के लिए मैं ये हाई स्पीड स्टील का नोट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हाई स्पीड स्टील में कितना कार्बन रहता है, 0.7% रहता है। और हाई स्पीड स्टील मैक्सिमम कितना टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं, 600 डिग्री टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ है। सिरामिक मटेरियल से एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो आपका सिरामिक मटेरियल भी क्लियर हो जाएगा। वेट, देखिए सिरामिक, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द मेटल कटिंग टूल इज द यूज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जनरली रेफर्ड टू एज सिरामिक। तो अब देखिए इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोग उपयोग करके जो जिस टूल का लेटेस्ट डेवलपमेंट किया है वो आपका सिरामिक टूल है। सिरामिक टूल है मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर इन ए मोल्ड। तो इसमें हम लोग किसी बोल सकते हैं कि सांचे पर हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर को मिला, पाउडर से सिरामिक टूल को बनाते हैं। सिरामिक टूल मटेरियल मेड इन द फॉर्म ऑफ टिप्स। सिरामिक के टूल मटेरियल आपका टिप में अवेलेबल होता है, दैट आर टू बी क्लैम्प्ड ऑन द मेटल सैंक, जो आपका मेटल सैंक पर क्लैम्प किया जाता है। दिस टूल्स हैव लो हीट कंडक्टिविटी, इसका लो हीट कंडक्टिविटी होता है, एक्सट्रीमली हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा ले सकते हैं, बट दे आर क्वाइट ब्रिटल होता है एंड हैव ए लो बेंडिंग स्ट्रेंथ, इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ लो होता है। फॉर दिस रीजन दिस मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टूल ऑपरेटिंग इन द इंटरप्टेड कार्ड्स विद वाइब्रेशन। तो ये देखो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए जहां पे जार्क्स वाइब्रेशन शॉक होता है वो जगह में हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। दे कैन विथस्टैंड टेम्परेचर अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूं कि हाई स्पीड स्टील 600 डिग्री टेम्परेचर तक टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिरामिक टूल 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। देखिए कैन बी यूज्ड एट ए कटिंग स्पीड, कितना कटिंग स्पीड में यूज कर सकते हैं, 4 टाइम्स दैट फॉर सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड टूल, सीमेंटेड कार्बाइड जो आपका नॉन फेरस कटिंग टूल मटेरियल है, सीमेंटेड कार्बाइड मैंने आप लोग को बताया हूं, उससे क्या होता है 4 गुण अधिक काम करता है, मतलब 4 गुण एफिशिएंसी इसका ज्यादा होता है। किसका होता है, सिरामिक का 4 गुण एफिशिएंसी ज्यादा होता है सीमेंटेड कार्बाइड से। और हाई स्पीड स्टील से कितना होता है, 40 टाइम्स ज्यादा इसका एफिशिएंसी होता है। मतलब हाई स्पीड स्टील जितना एफिशिएंसी में काम करता है उसका 40 टाइम्स मतलब 40 गुण ज्यादा एफिशिएंसी में काम करता है सिरामिक कटिंग टूल। ओके, हीट कंडक्टिविटी ऑफ सिरामिक इज वेरी लो, मैं आपको बताया हूं इसके अंदर से हीट बहुत कम कंडक्ट होता है। द टूल आर जनरली यूज्ड विदाउट ए कूलेंट, और ये टूल को हम लोग विदाउट कूलेंट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, आप सोचिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबल जाता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमात्रा में अपना मैशनिंग कर सकते, इतना टेम्परेचर को जो रेजिस्ट कर सकते, उसको मैशनिंग करते टाइम कूलेंट का कोई जरूरत नहीं होता। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया है, इतना आपको समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिरामिक टूल, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच लेथ पार्ट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फॉर्म टर्निंग बाय फ्री हैंड मेथड। मुक्त हस्त विधि द्वारा पारुफ खरदन उत्पन्न करने के लिए कौन सा खरद भागों का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको पूछा जा रहा है जब फॉर्म टर्निंग करना है फ्री हैंड मेथड से तो तब लेथ का कौन सा पार्ट यूज होता है। जैसे आपको अगर बॉल टर्निंग करना है, किसी बॉल का टर्निंग करना है फ्री हैंड मेथड से, तब लेथ का कौन सा भाग यूज होता है, क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड यूज होता है। लेकिन ऑप्शन में क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड दोनों एक साथ नहीं है, तो कंपाउंड स्लाइड किसमें आता है, कैरेज में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस स्लाइड एंड कैरेज पार्ट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फॉर्म टर्निंग बाय फ्री हैंड मेथड। जब लेथ मशीन में फॉर्म टर्निंग करना पड़ेगा, किसी भी फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, जैसे अगर बॉल जैसा टर्निंग आपको करना है तो फ्री हैंड मेथड से करने के लिए क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड यूज होता है। कंपाउंड स्लाइड एक साथ नहीं है, इसीलिए क्रॉस स्लाइड और कैरेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए इसमें
फ्री हैंड फॉर्म टर्निंग. फ्री हैंड टर्निंग is generally used only when a few parts are required and when it would be uneconomically to provide templates and follower. ठीक है, तो इसमें आपको जब बताया जा रहा है कि टेम्पलेट और हम लोग जब फॉलोअर यूज करते तो टेम्पलेट में हम लोग क्या करते हैं, जिस शेप पे हमें बनाना है उसका उल्टा शेप बना के हम लोग वैसे फॉर्म टर्निंग कर सकते हैं, वैसे फॉर्म बना सकते हैं. अगर बॉल बनाना है तो उल्टा से टेम्पलेट में बना के हम लोग बॉल टर्निंग कर सकते हैं. लेकिन जब हमें अनइकोनॉमिकली करना पड़ेगा, ठीक है, अनइकोनॉमिकली करना पड़ेगा, सस्ते में आपको जब करना पड़ेगा तो आपको क्या करना है, आपको तब यूज करना होता है फ्री हैंड फॉर्म टर्निंग. ए वेरी हाई स्किल इज नीड टू प्रोड्यूस एक्यूरेट फॉर्म्स ऑन द वर्कपीस. देखो विदाउट टेम्पलेट और फॉलोअर से अगर आप बनाने जाओगे तो इसके लिए हाई स्किल का जरूरत होता है. जैसे हमने भी लेद चलाए थे तो बॉल टर्निंग करने के लिए जब हम लोग को बोला जा रहा था तब हम लोग बॉल टर्निंग नहीं कर पा रहे थे. क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि बॉल टर्निंग क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड से स्लाइड से करने के लिए काफी स्किल का जरूरत होता है. नॉर्मल किसी ने मतलब पहले बार जाके अगर बॉल टर्निंग कर देगा तो काफी डिफिकल्ट होता है. तो ये एक्चुअली यूज होता है क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड. ओके, इसमें देखिए दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियसली कंट्रोल ओवर द कैरेज एंड द क्रॉस स्लाइड. इसमें दोनों चीज को एक साथ कंट्रोल करना पड़ता है. एक क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन करके आपको फीड देना पड़ता है, उसको चला के आपको बॉल टर्निंग करना होता है. ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ द हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर. तो इसके लिए आपको दोनों हैंड का सहायता लेना पड़ता है. एक हाथ में आपका रहता है क्रॉस स्लाइड और दूसरा हाथ में आपका रहता है कंपाउंड स्लाइड. दोनों को आपको एडजस्ट करके आपको टर्निंग करना होता है. ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट ऐसा होता है जैसे अगर आपको किसी फाइल का हैंडल बनाना है या हैक्सो का हैंडल बनाना है तो वो आपको क्या होता है, इस शेप का होता है, इस शेप का होता है. तो आप टेम्पलेट और फॉलोअर को छोड़ के जब बनाने जाते हैं, इसको बनाने के लिए आपको क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का यूज करना पड़ेगा और इसके लिए काफी हाई स्किल पर्सन का जरूरत होता है. नॉर्मल किसी ने कंपाउंड स्लाइड और क्रॉस स्लाइड को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता है. ओके, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस स्लाइड एंड कैरेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ये किसका फिगर है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियस गेज, ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. व्हिच इज नॉट ए बेसिक टूल ज्योमेट्री पैरामीटर. निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी उपकरण ज्यामिति प्रचल नहीं है? तो देखो किसी भी कटिंग टूल का कौन सा एंगल यूज होता है, उसमें रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल होता है, साइड कटिंग एंगल होता है, रेक एंगल होता है, लेकिन उसमें शियर एंगल नहीं होता है. ये बेसिक टूल जियोमेट्री नहीं होता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. टू फॉर्म स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर फॉर मास प्रोडक्शन मेथड प्रेफरेबल इज. तो जब छोटी लंबाई के किसी भी टेपर आपको कटना पड़ेगा, स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर, जब आपको स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर आपको मास प्रोडक्शन के लिए आपको बनाना है तो कौन सा मेथड यूज होता है? तो मास प्रोडक्शन का जब भी नाम आता है तो आप लोग का दिमाग में सबसे पहले आता है फॉर्म टूल. फॉर्म टूल सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं मास प्रोडक्शन में, क्योंकि फॉर्म टूल में हम लोग एक ही टाइप ऑफ उसमें क्या करते हैं, टेपर बनाते हैं, तो इसके लिए फॉर्म टूल ही सबसे इजी होता है. और इसमें जो लेंथ टेपर लेंथ होता है स्मॉल लेंथ होता है, ये आपको याद रखना है. तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. अगर स्टीप टेपर के लिए बोलता है किसी स्मॉल लेंथ में ज्यादा डिग्री एंगल में जब आप टेपर करते हैं तो इसको कहते हैं स्टीप टेपर, तो तब आपका कंपाउंडेड मेथड यूज होता है. ओके, इससे भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा. देखिए फॉर्म टूल मेथड, टोटल 4 मेथड से हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं लेथ मशीन में. एक फॉर्म टूल मेथड जो मास प्रोडक्शन में यूज होता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में हमें एक ही टाइप ऑफ जॉब बनाना पड़ता है, उसमें जैसा टेपर है और वैसे अगले जॉब में वैसे सेम टेपर बनाना, इसलिए फॉर्म टूल मेथड सबसे इजी होता है. मास प्रोडक्शन का बात आएगा तो वो आपको सबसे पहले बोलना है. स्विवेलिंग कंपाउंड स्लाइड मेथड, इससे आप स्टीप टेपर कर सकते हैं, मतलब स्मॉल लेंथ में ज्यादा डिग्री एंगल में जब आप टेपर करते हैं. तीसरा टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, इससे एक्सटर्नल
सिर्फ एक्सटर्नल आप टेपर कर सकते हैं और टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, टोटल 4 मेथड होता है। इसमें सबसे पहले फॉर्म टूल मेथड देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर वेयर एक्यूरेसी इज नॉट द क्रिटिशियन। तो इसमें आपको बताया जा रहा है मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जहां पे स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर आपको कटना होता है, जहां एक्यूरेसी उतना भी मैंडेटरी नहीं होता, ज्यादा एक्यूरेसी मैंडेटरी नहीं होता। फॉर्म टूल शुड बी सेट एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वर्क, जो आपका वर्क रहता है उसका एकदम 90 डिग्री में परपेंडिकुलरली टूल को सेट करना पड़ता है। द कैरेज शुड बी लॉक्ड, और कैरेज को लॉक करना पड़ता है व्हाइल टेपर टर्निंग बाय दिस मेथड। तो कैरेज इसमें लॉक होता है। आप देखिए जो आपका वर्क है इसका जो एक्सिस होता है उसका साथ एकदम टूल 90 डिग्री में है, ओके। और डायरेक्शन ऑफ टूल फीडिंग इस डायरेक्शन में होगा, ओके, और इस डायरेक्शन में होगा। इसके बाद देखिए स्विवेलिंग कंपाउंड स्लाइड मेथड। इन दिस मेथड टॉप स्लाइड ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इज स्विवेल्ड। तो स्विवेलिंग जो कंपाउंड स्लाइड मेथड होता है उसका जो टॉप स्लाइड होता है उसको हम लोग घुमाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन होता है, उसको हम लोग घुमाते हैं। आप देखिए ये जो आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, आपको कितना डिग्री टेपर करना है, आपको अगर 60 डिग्री टेपर करना है तो हाफ ऑफ इंक्लूडेड एंगल, मतलब आपको 30 डिग्री में इधर आपको सेट करना पड़ेगा। तो टूल 30 डिग्री में सेट होगा तो आपका टेपर तब 60 डिग्री में बन जाएगा। इन दिस मेथड टॉप स्लाइड ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इज स्विवेल्ड हाफ ऑफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द टेपर। जो आपका टेपर एंगल है उसका हाफ में आपको सेट करना पड़ेगा टॉप स्लाइड में, और एंड द टेपर इज टर्न, उसके बाद टेपर को टर्निंग किया जाता है। और इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है, जब आप कंपाउंड स्लाइड मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है tan अल्फा बाय 2, मतलब ये आपका तो हाफ ऑफ इंक्लूडेड एंगल ही निकाला है ना, तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय 2l आपका हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ओके। इसमें देखिए लार्ज टेपर डायमीटर, स्मॉलर टेपर डायमीटर इज इक्वल टू स्मॉल d, और l मतलब लेंथ ऑफ टेपर, और अल्फा बाय 2 मतलब क्या है, ये आपका हाफ ऑफ इंक्लूडेड एंगल इन डिग्री। इसके लिए एडवांटेज क्या होता है, देखिए इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टेपर काट सकते हैं, स्टीप टेपर काट सकते हैं, और इजी सेटिंग फॉर द कंपाउंड स्लाइड। और कंपाउंड स्लाइड में एंगल 30 डिग्री में 45 डिग्री में एंगल सेट करना काफी इजी होता है। डिसएडवांटेज होता है कि इसमें सिर्फ आपको हाथ से फीड देना पड़ता है, इसके लिए पावर फीड अवेलेबल नहीं होता है, मतलब ऑटोमेटिक फीड अवेलेबल नहीं होता है। देखिए थ्रेड्स ऑन द टेपर पोर्शन कैन नॉट बी, मतलब इसका टेपर पोर्शन में थ्रेड नहीं कर सकते, और टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू द मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड, और टॉप स्लाइड का मूवमेंट का कारण टेपर लेंथ लिमिटेड होता है, ठीक है। इसमें अगर नीचे आते हैं टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, तो इसमें देखिए टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से आप क्या करते हैं, तो आप देखिए इन दिस मेथड जॉब इज हेल्ड एट एन एंगल। तो इस मेथड में जॉब जो आपका रहता है हेड स्टॉक स्पिंडल में जो रहता है, तो जॉब को हम लोग थोड़ा सा एंगल में सेट करते हैं। देखिए जॉब इज हेल्ड एट एन एंगल, जो आपके एक्सिस है तो उसको सब थोड़ा सा एंगल में सेट करते हैं, और टूल पैरेलल आपका मूव होता है, टूल आपका पैरेलल मूव होता है, ओके। द बॉडी ऑफ द टेल स्टॉक इज शिफ्टेड ऑन इट्स बेस to the amount of corresponding to the angle of taper. The taper can be turned between the centers only, और दो सेंटर का बीच में टेपर को हम लोग काटे जा सकते हैं। अब देखिए जॉब को कैसे पकड़ना पड़ता है, हेड स्टॉक स्पिंडल में और टेल स्टॉक स्पिंडल में दोनों में पकड़ना पड़ता है, ओके। और इसमें से कटिंग टूल आपका डायरेक्ट मूव होता है, इसका एक्सिस का पैरेलल बराबर, बट वर्कपीस आपका एक्सिस से थोड़ा सा एंगल में रहता है, ओके। इसमें देखिए दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीप टेपर, इसमें स्टीप टेपर नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला आपको इधर बताया जा रहा है, कैपिटल D माइनस स्मॉल d इंटू l डिवाइड बाय 2l, मतलब 2 इंटू लेंथ ऑफ टेपर, और कैपिटल L मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ जॉब। इसके बाद देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है, पावर फीड इसमें से हमें मिल जाता है, गुड सरफेस फिनिश होता है पावर फीड मिलने से। हैंड फीड से तो अच्छा पावर फीड होगा ना, पावर फीड अच्छा होगा तो उसका सरफेस फिनिश अच्छा होगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेपर कैन बी प्रोड्यूस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेपर कैन बी प्रोड्यूस होता है। लेकिन कंपाउंड स्लाइड मेथड से जब आप टेपर टर्न को, तो उसमें लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड लेंथ ऑफ टेपर उसमें काटा जा सकता है, एक्सटर्नल थ्रेड भी इसमें काटा जा सकता है, डुप्लीकेट टेपर भी इसमें बनाया जा सकता है। इसका असुविधा क्या क्या होता है, ओनली एक्सटर्नल टेपर इसमें काटा जा सकता है। एक्यूरेट सेटिंग ऑफ ऑफसेट इज डिफिकल्ट, ऑफसेट का एक्यूरेट सेटिंग डिफिकल्ट होता है। टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन द वर्क इज हेल्ड बिटवीन सेंटर, और टेपर टर्निंग तब पॉसिबल होगा जब वर्क को दोनों सेंटर के बीच में, लाइव सेंटर डेड सेंटर दोनों सेंटर के बीच में जब आप पकड़ते हैं तब ये आप कर सकते हैं इसका टेपर टर्निंग। डैमेज द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द वर्क, इसका सेंटर ड्रिल होल पोर्शन डैमेज हो सकता है। द अलाइनमेंट ऑफ द लेथ सेंटर विल बी डिस्टर्ब, तो लेथ सेंटर का अलाइनमेंट, तो आपका
लेथ सेंटर जो रहता है ये आपका लाइफ सेंटर या आपका डेड सेंटर। इसमें आप क्या करते हैं, लाइफ सेंटर में जो आप वर्कपीस को लगाते हैं उसको थोड़ा सा अलाइनमेंट को हटाते हैं ना, मतलब ये आपका जो एक्सिस बराबर जो आपका लाइफ सेंटर और डेड सेंटर एक सेंटर में एक एक्सिस में रहना चाहिए, तो वो तो नहीं रहता क्योंकि आप क्या किए, थोड़ा सा इसको वर्कपीस को एंगल में सेट किया, इसीलिए उसके अलाइनमेंट में थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ता है। स्टीप टेपर इसमें से हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इसका सेंटर ड्रिल होल क्यों डैमेज होता है, जो आपका वर्कपीस है, ठीक है, इसका सेंटर ड्रिल होल क्यों डैमेज होता है, क्योंकि आप देखिए इसको आप कहां पर पकड़े हैं, ये आप हेड स्टॉक में पकड़ा है, और बाकी आप इसको कहां पे पकड़ते हैं, ये टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। टेल स्टॉक में आपका जो डेड सेंटर है तो उसमें पकड़ते हैं, और इसमें आपका लाइफ सेंटर रहता है। लेकिन वर्कपीस को अगर लाइफ सेंटर और डेड सेंटर तो एक एक्सिस में रहता है, लेकिन आप क्या करते हो, वर्कपीस को थोड़ा सा टेढ़ा सेट करते हैं। जब भी टेढ़ा सेट करते हैं उसमें क्या होगा, वो आपका जो इधर जो आपका जहाँ पे डेड सेंटर और लाइफ सेंटर जहाँ पे जाके फिट होता है, वो आपका होल होता है, सेंटर ड्रिल पोर्शन होता है, उसमें आप क्या करो, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा और वो टेढ़ा करके लगाने से क्या होता है, जो सेंटर ड्रिल पोर्शन होगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट देख लीजिए, ये आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, इससे पढ़ लीजिए एक बार। दिस अटैचमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन ए फ्यू मॉडर्न लेथ, और एक कुछ मॉडर्न लेथ में इसको दिया जाता है। यहाँ द जॉब इज हेल्ड पैरेलल टू द एक्सिस, और जॉब को एक्सिस का पैरेलल सेट किया जाता है, एंड द टूल मूव्स एट एन एंगल, इसमें टूल एंगल में मूव करता है, जैसे कंपाउंड स्लाइड मेथड में होता है। द मूवमेंट ऑफ द टूल इज गाइडेड बाय द अटैचमेंट, और इसका टूल का मूवमेंट कैसे किया जाता है, जो एंगल में एक्चुअली मूव होता है उसको अटैचमेंट का माध्यम से गाइड करके चलाया जाता है। देखिए इसका सुविधा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल टेपर काट सकते हैं, थ्रेड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेपर पोर्शन कैन बी कट, टेपर जो इंटरनल और एक्सटर्नल पोर्शन है उसमें थ्रेड काट सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड काट सकते हैं, पावर फीड देख सकते हैं, और लेंदी टेपर काट सकते हैं। गुड सरफेस फिनिश होता है क्योंकि इसमें पावर फीड मिल जाता है, इसीलिए द अलाइनमेंट ऑफ द लेथ सेंटर इज नॉट डिस्टर्ब, इसका लेथ सेंटर में अलाइनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तो वर्कपीस को एक्चुअली लेथ का एक्सिस का पैरेलल आपको सेट करना पड़ता है, इसीलिए इट इज मोस्ट सुटेबल प्रोड्यूसिंग डुप्लीकेट टेपर। जब डुप्लीकेट टेपर बनाया जाता है सबसे अच्छा ये आपका प्रोसेस होता है। वैसे कि तो हम लोग डुप्लीकेट टेपर ऑफसेट मेथड से भी बना सकते हैं। द चेंज इन लेंथ ऑफ द जॉब डज नॉट अफेक्ट द टेपर, तो इसमें देखिए जॉब का जो लेंथ का चेंज होता है उसमें टेपर का कोई इफेक्ट नहीं फैलता। जॉब कैन बी हेल्ड इन अदर चक और इन बिटवीन सेंटर, जॉब को इसमें हम लोग चक में भी सेट कर सकते हैं, दो सेंटर का बीच में भी चेक कर सकते हैं। और इसका असुविधा सिर्फ एक ही है, ओनली लिमिटेड टेपर एंगल कैन बी टर्न, इसमें कुछ लिमिटेड एंगल टेपर एंगल होता है जो हम लोग सिर्फ टर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको इसमें से क्लियर हो जाना चाहिए, जो टेल स्टॉक ऑप्शन मेथड का मैंने बात किया उसमें से क्यों सेंटर ड्रिल पोर्शन डैमेज होता है, ये आपको एक बार देख लेना है। ये आपका वर्कपीस है, दोनों पोर्शन में सेंटर ड्रिल पोर्शन होता है, और इसमें आपका लाइफ सेंटर फिट होता है, इसमें आपका डेड सेंटर फिट होता है। इसमें आप वर्कपीस आप क्या करते हैं, जो आपका एक्चुअली एक्सिस है इस एक्सिस में नहीं रखते, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सेट करते हैं। तो थोड़ा सा जब टेढ़ा सेट करेंगे तो दो सेंटर होल पोर्शन में तो आपका थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा ना, क्योंकि इधर भी लाइफ सेंटर लगा है, इधर भी डेड सेंटर लगा है, वो आपका स्ट्रेस आएगा, इसीलिए सेंटर ड्रिल पोर्शन आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है, सेंटर ड्रिल पोर्शन आपका डैमेज हो जाता है, इसीलिए देखिए एलाइन, अब देखिए डैमेज द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द वर्क। ओके, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ड्राइविंग प्लेट आर यूज्ड फॉर, ड्राइविंग प्लेट किस लिए यूज होता है, ड्राइविंग प्लेट यूज होता है रोटेटिंग द शाफ्ट बिटवीन सेंटर, मतलब रोटेटिंग द वर्कपीस इन बिटवीन सेंटर, मतलब दो सेंटर लाइफ सेंटर और डेड सेंटर का बीच में जॉब को पकड़ के घुमाने के लिए ड्राइविंग प्लेट यूज होता है, और ड्राइविंग प्लेट में आपका ड्राइविंग पिन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए लेथ what is used to change the direction of feed of the tool for the same direction of the rotation of the spindle। इसमें आपको बताया जा रहा है लेथ में आपका जो टूल का फीड का डायरेक्शन है, टूल का फीड का डायरेक्शन है, टूल का फीड का डायरेक्शन है, कभी इधर कभी इधर, तो वो आपका कैसे चेंज होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टम्बलर गियर यूनिट से होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो आपका टम्बलर गियर यूनिट होता है वो आपका किस लिए यूज होता है, जो आपका लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट होता है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करता है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जब भी चेंज होता है तो इसका फीड लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा, उसमें भी आपका अंतर हो जाता है।
31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। मैंने आप लोग को प्लग गेज के बारे में बताया, इसमें आपको रिंग गेज के बारे में पूछा जा रहा है। ए प्लेन रिंग गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग। प्लेन रिंग गेज किस लिए यूज होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। किसी भी सिलिंड्रिकल पार्ट के एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लोकेटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर द लोकेशन ऑफ राउंड शेप्ड जॉब। निम्नलिखित में से कौन सा लोकेटर गोल आकार के कार्य का स्थान निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो किसी भी राउंड जॉब होता है तो उसको प्लेस करने के लिए सबसे अच्छा लोकेटर होता है वी लोकेटर, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो आपका वी ब्लॉक होता है, वी ब्लॉक में राउंड या सिलिंड्रिकल जॉब को आप अच्छा से इसमें पकड़ के रख सकते हैं, इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया जा रहा है ये आपका होल है, ये आपका शाफ्ट है। नेम द फीट ऑफ टाइप ऑफ फीट शोन इन द फिगर। तो इसमें जो आपका एक्स पार्ट दिया है, इस एक्स पार्ट का नाम क्या है? तो एक्स पार्ट का नाम हो जाएगा मिनिमम क्लियरेंस। इसमें देखिए होल आपका ऊपर है, शाफ्ट आपका नीचे, मतलब होल आपका बड़ा है शाफ्ट से, तो आपका तो एक क्लियरेंस फीट तो होगा, क्लियरेंस फीट तो होगा, लेकिन ये आपका जितना क्लियरेंस, ये आपका कौन सा क्लियरेंस? ये आपका मिनिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा? इधर से इधर तक, ये जो आपका वाई पोर्शन होगा ये आपका मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा। तो इससे एक डायग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूं और भी अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका होल है, ये आपका शाफ्ट है। ओके, देखिए ये आपका नीचे क्या है? ये आपका नीचे आपका बेसिक साइज है, और बेसिक साइज प्लस जो अपर डिविएशन होता है वो आप क्या क्या होता है? आप मैक्सिमम लिमिट होता है। बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन मिलके आपका होता है अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल। तो आप देखिए ये आपका इतना हो गया मैक्सिमम साइज ऑफ होल। ओके, और बेसिक साइज नीचे जो लाइन है, ये लाइन आपका बेसिक साइज या जीरो लाइन इसको कहते हैं, बेसिक साइज को जीरो लाइन कहते हैं। बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन इज इक्वल टू होता है मिनिमम साइज ऑफ द होल। इसका बाद देखिए बेसिक साइज प्लस शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा? अपर डिविएशन। अब देखिए आपका हो जाएगा मैक्सिमम साइज फॉर शाफ्ट, और बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन ऑफ द शाफ्ट मिलके हो जाएगा मिनिमम साइज या लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो इससे देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो रहा है? तो आपका मैक्सिमम अलाउंस, मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम अलाउंस निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल मतलब इधर से, मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट तो इधर से इधर तक। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि इधर से इधर तक जो होगा ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम अलाउंस। और मैक्सिमम अलाउंस जो निकलेगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस। ओके, वैसे सेम टू सेम मिनिमम अलाउंस, मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मिनिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो मिनिमम लिमिट ऑफ होल आप देखिए इधर से, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट ये आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो इधर से इधर तक का गैप को कितना कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम अलाउंस, या जिसको हम लोग मिनिमम क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आप लोग इससे पहले बहुत बार बताया हूं इसका बारे में। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इन एन इंजन लेथ इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द स्पिंडल एंड द वेज इज 100 मिलीमीटर, देन मैक्सिमम वर्क पार्ट डायमीटर व्हिच कैन बी रोटेटेड इज। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? ध्यान से पढ़िए। इसमें बोल रहा है इंजन लेथ। इंजन लेथ किस लेथ को कहते हैं? इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटर लेथ को कहते हैं। ठीक है, तो इंजन लेथ में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन, जो आपका लेथ होता है, ये आपका हेडस्टॉक स्पिंडल है। ठीक है, इसका सेंटर लाइन ए होता है, इसका सेंटर लाइन ए है। ठीक है,
और ये आपका बेड वे है, जहां पे आपका बेड वे है या गाइड वे है। इसमें आपको बोला है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन, मतलब जो आपका हेडस्टॉक स्पिंडल का सेंटर पोर्शन है या सेंटर लाइन है, उससे सेंटर लाइन ऑफ द स्पिंडल, हेडस्टॉक स्पिंडल का सेंटर लाइन एंड द वेज मतलब बेड वे। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, इन दोनों का इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना 100 मिलीमीटर बोल रहा है। तो मैक्सिमम कितना डायमीटर वर्कपीस हम लोग इसमें पकड़ के मेजरिंग कर सकते हैं। तो इधर से आपका क्या हो रहा है, इधर से अगर आपका 100 होता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या रेडियस अगर 100 होता है तो आपका डायमीटर क्या हो जाएगा, इधर भी आपका होगा ना, क्योंकि ये तो आपका लेज स्पिंडल का सेंटर पोर्शन है। सेंटर पोर्शन से बेड अगर 100 होता है तो आपका टोटल जॉब क्या हो जाएगा, जॉब आपका पूरा उसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 × 100। ठीक है, तो आपका 200 मिलीमीटर डायमीटर जॉब को, ये आपका ऐसा जॉब होगा, इस जॉब को आप पकड़ के घुमा सकते हैं। तो 200 मिलीमीटर मैक्सिमम जॉब को हम लोग पकड़ के इसमें घुमा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये आपका हेडस्टॉक है, इसका जो स्पिंडल है, ठीक है, हेडस्टॉक स्पिंडल का ये आपका आधा है, ये आपका सेंटर लाइन है, और नीचे आपका क्या रहता है, बेड वे रहता है या गाइड वे रहता है। जहां तक क्या होता है, इससे ज्यादा अगर डायमीटर हो जाएगा मतलब वो आपका बेडवे के टच करेगा। तो इधर से बोला ये आपका सेंटर लाइन से ये आपका सेंटर लाइन से बेडवे तक का डिस्टेंस बोला है 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितना जॉब को इसमें पकड़ सकते हैं, तो ये अगर सेंटर लाइन से बेडवे तक इधर होता है तो ऊपर में और एक होगा और 100 होगा, तो ये टोटल कितना जॉब को मैक्सिमम पकड़ सकते हैं, 200 मिलीमीटर डाया जॉब को इसमें पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्किल, वो उपकरण जिसका उपयोग बड़े वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। तो जब लार्ज डायमीटर आपको सर्किल बनाना होता तो ट्रामेल या बीम कॉम्पास यूज होता है, बीम कॉम्पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 अब देखिए, if D1 is larger diameter and D2 is the smaller diameter of a taper turn job in a lathe with a length of L, then half taper angle is equal to, half taper angle निकालना पड़ेगा। तो half taper angle हम लोग कहां पर लेते हैं, मैंने आप लोगों को समझाया कि half taper angle हम लोग लेते हैं जब कंपाउंड स्लाइड मेथड से या स्विवेलिंग कंपाउंड मेथड से जब हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं। तो मैंने तब आप लोग को क्या बताया था, tan अल्फा बाई 2 मतलब हाफ ऑफ द टेपर एंगल, हाफ ऑफ द टेपर एंगल हम लोग लेते तो उसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाई 2L। तो इधर आपको क्या बोला है, बड़ा डायमीटर आपका D1 है और आपका छोटा डायमीटर D2 है, मतलब आप बोल सकते D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2 इंटू लेंथ ऑफ टेपर। तो ये आपका हो जाएगा। तो आपको देख लेना है कि कहां पर दिया है, तो ये आपका tan इनवर्स में दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये तो आपका इधर आ गया है, तो आप tan इनवर्स जब आप लोग ऐसे करेंगे अल्फा बाई 2 तो आपका क्या हो जाएगा, tan आपका था इधर आपका tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स बाकी आपका जैसा था D1 D2 डिवाइड बाई 2 इंटू L। ठीक है, तो आपको देख लेना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉल l होगा, ये आपका टेपर लेंथ आपको दिया है, टेपर लेंथ जो दिया है देखिए उसमें आपको दिया है टेपर टर्न जॉब इन लेंथ विथ L। तो L आपको दिया है, मतलब टेपर लेंथ जो है L ये आपका कैपिटल L होगा। ठीक है, आपको कैपिटल L होगा, बाकी आपको देख लेना है कहां पे राइट आंसर हो जाएगा। तो tan या देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय 2L आपका हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल फार्मूला तो आपका यही होता है ना, हाफ टेपर एंगल जो स्विवेलिंग कंपाउंड मेथड से होता है, हाफ tan अल्फा बाय 2 मतलब हाफ टेपर एंगल इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय 2 इंटू लेंथ ऑफ टेपर, और लेंथ ऑफ टेपर इधर आपको L बोला है, कैपिटल L बोला है, तो 2 इंटू आपको कैपिटल L लिखना है, और बड़ा डायमीटर आपका D1 हो जाएगा, स्मॉल डायमीटर आपका D2 हो जाएगा।
बाकी देखिए आपका सेम टू सेम रहेगा। तो अल्फा बाई 2 मतलब हाफ एंगल जब आपको निकालना पड़ेगा तो इधर आपको क्या करना है, tan आपका इधर जब भी आता है तो tan इनवर्स ऐसे हो जाएगा, इसको tan इनवर्स कहते हैं। तो बड़ा डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर डिवाइड बाय 2 इनटू लेंथ ऑफ टेपर, जो आपका दिया है सेम आपको पुट कर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 6 holes drilled on a PCB of 240 mm, then what will be the center distance between two adjacent holes? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसरो एग्जाम में इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा चुका है इससे, लेकिन इसको सॉल्यूशन कैसे करना है बहुत सारा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। मैं आपको बता देता हूँ, काफी सिंपल तरीका है, आप फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपको एक्चुअली बोला क्या है, टोटल इसमें देखिए ये आपका 6 होल है, किसी वर्कपीस से 6 होल है, और उसमें देखिए इसमें जो आपका बीच वाला जो डायमीटर होता है उसको पीसीडी हम लोग कहते हैं। पिच सर्कल डायमीटर हम लोग किसको कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो पीसीडी आपको 240 मिलीमीटर बोल दिया, इतना आपको समझ में आ गया। तो आपको बोला 2 होल का जो सेंटर डिस्टेंस है, 2 होल का जो सेंटर डिस्टेंस है इधर से इधर, तो ये सेंटर डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इधर से भी आप बोल सकते हैं, इधर से इधर का सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 होल का सेंटर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पिच सर्कल डायमीटर, पीसीडी मतलब क्या होता है, जो बीच वाला डायमीटर तो उसको पीसीडी कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो वो आपका 240 मिलीमीटर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो टोटल एक सर्कल है, देखिए 6 होल ड्रिल ऑन ए पीसीडी ऑफ 240 मिलीमीटर, देन व्हाट विल बी द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, इसका बगल ए है, आप बोल सकते इसका बगल में ए भी है, तो आप इसका और इसका बीच में गैप निकाल सकते हैं, सबका इक्वल आएगा। ओके, तो आपको जब निकालना पड़ेगा तो आपको पता है कि एक सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है, तो आपको निकालना है सबसे पहले आपको डिग्री निकालना है। डिग्री आपको क्या करना है, 360 डिवाइड बाय, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप लोग इतना ही नोट कर लीजिए, डिग्री इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय 6 होल्स आपका है, क्योंकि 6 होल ड्रिल किया है पीसीडी में, तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया। इसका बाद फॉर्मूला आपका क्या होता है, साइन डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू पीसीडी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन डिग्री का वैल्यू है आपका 60 डिवाइड बाय 2 इंटू पीसीडी मतलब 240। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, साइन 60 बाय 2 मतलब साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 इंटू 240। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, 120 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर से इधर तक का डिस्टेंस हो जाएगा, 2 एडजेसेंट होल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 120 मिलीमीटर, ठीक है। इस मैथ को सॉल्व करने के लिए और एक इजी मेथड भी होता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 6 होल्स का जब बताएगा तो आप पीसीडी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 0.5, जब 5 होल का बात करेगा तब ऐसे आप कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, पीसीडी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 0.5878, और जब 4 होल का बात करेगा तब आपको कर देना है पीसीडी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 0.7071, ठीक है। आप लिख लीजिए, जब 6 होल्स बोलेगा तो पीसीडी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 0.5, 5 होल्स के लिए पीसीडी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 5878, और जब 4 होल का बात करेगा तो पीसीडी इज इक्वल टू एस अपन 0.7071। तो 6 होल्स का बात किया था तो आपका क्या हो जाएगा, पीसीडी का वैल्यू था 240, एस मतलब 2 होल का बीच का डिस्टेंस वो आपको निकालना है 0.5, तो एस इज इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाएगा 120 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें से आपको 4 होल का भी पूछा जाता है और 5 होल का भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following centers is suitable when workpiece is held between center is to be turned at high speed। जब आप किसी वर्कपीस को हाई स्पीड पर घुमाते हैं
और उसके बाद मैशनिंग करते, टर्निंग करते, तो तब कौन सा सेंटर यूज होता है? रिवॉल्विंग सेंटर यूज होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और पाइप सेंटर, किसी पाइप को होल्ड करने के लिए जब आपको टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करना पड़ेगा तो बॉल सेंटर यूज होता है। और हाफ सेंटर कब यूज होता है? जब आप विदाउट फेसिंग अगर करते हैं, जब आपको मतलब सोचिए आप फेसिंग कब करते हैं? जब जॉब पर पकड़ते हैं तब फेसिंग करते हैं। ठीक है, तो जब आप एक्चुअली सेंटर पर पकड़ ली, लेफ्ट सेंटर डेड सेंटर के बीच में पकड़ ली है, तब आपको अगर फेसिंग करना होता है तो बिना उसको हटा के फिर आपको चक में ले जाने का कोई जरूरत नहीं होगा, तब हाफ सेंटर लगा के भी आप फेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉल सेंटर यूज होता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से, जब टेपर टर्निंग करते हैं तब बॉल सेंटर यूज होता है। और पाइप सेंटर, पाइप का जब टर्निंग होता तब। और रिवॉल्विंग सेंटर यूज होता है जब हाई स्पीड में टर्निंग करना होता तब। फेस प्लेट कब और कहाँ लगाया जाता है? फेस प्लेट किसी इरेगुलर से वर्कपीस का जब टर्निंग करना होता है तब फेस प्लेट यूज होता है। कहां पर लगाया जाता है? इसको लगाया जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल में लगाया जाता है। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज अ डाया 25H7 इन अ ड्राइंग, द लोअर लिमिट इज। तो किसी डायमेंशन आपको दिया है डाया 25H7, इसमें देखिए 25 बेसिक साइज, H मतलब होता है फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल, और 7 मतलब होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर होल। ओके, तो इसमें देखिए H जब भी दिया है, मतलब H का जो कैपिटल H है उसका लोअर लिमिट क्या होगा? लोअर डिविएशन 0 होगा। तो लोअर डिविएशन जब 0 होगा तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट का फॉर्मूला था बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन। तो लोअर डिविएशन तो आपका 0 है, 25 प्लस 0 मतलब आपका हो जाएगा इधर 25 मिलीमीटर लोअर लिमिट। तो ये आपका 25 मिलीमीटर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको अगर 25 स्मॉल h से दिया जाता है तो ये आपका शाफ्ट के लिए है, तो स्मॉल h मतलब इसका अपर डिविएशन 0 होता है, स्मॉल h का अपर डिविएशन 0 होता है और कैपिटल H का लोअर डिविएशन 0 होता है। इससे अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछता है कि इसका अपर डिविएशन क्या हो जाएगा, इसका अपर डिविएशन देखिए, अपर लिमिट क्या हो जाएगा? इसका अपर लिमिट आपका फॉर्मूला जाएगा बेसिक साइज 25 प्लस अपर डिविएशन इसका 0 ही होगा तो आपका 25 आ जाएगा। मतलब शाफ्ट का अपर लिमिट कितना हो रहा है? अपर लिमिट 25 मिलीमीटर ही होगा। ठीक है, तो ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर से शुरू करूंगा नेक्स्ट सेशन पर। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर जितना हो सके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।